अपनी गलती अपने लोगों के बीच में स्वीकार कर लेना, ये बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते हैं। वो 50 चुनाव हार जाते हैं, तब ये किसी को इंटरव्यू में कोने किनारे में जाके कहते हैं कि हाँ बहुत किया है, हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति है। अच्छा बात नहीं है। महामूर्ख हो, पत्रकार हो कि क्या हो, मैं क्यों मानूंगा? चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, 16 फिल्म का सिक्का तुम्हारे पास ही है क्या? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी वाला सिक्का है, नहीं बोल रहे तो दिमाग में आपकी तरह भूसा थोड़ा ना बैठा है। आपकी तरह मैं गोबर को चमनप्राश भी। अरे सुन तो ले यार, अरे मैं आपकी भाषा में जवाब दूंगा जब, तो आपको मिर्ची लग जाएगी, उछल जाओगे। जुम करो। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी सब यहीं के रहने वाले हैं और आज हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे प्रूफ दिखाएं। हम क्या, हमारे कितने लोग हैं, आप देख सकते हैं। कितना दुख है कि हम भारत के रहने वाले और हमसे कहा जा रहा है कि हम बताएं, हम प्रूफ दें कि हम भारत के हैं या नहीं है। देश बेच रहे हैं आप। बोलिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से है। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के। जी जिसकी लिस्ट में नाम है। जी पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं, सीधा पॉइंट पर आइए। आदिल नाहिद हसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? अच्छा, आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हैं जी? पैसे कितने मिले? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज, क्यों सईदा सिंह बखार, क्यों सईदा सिंह बखार अपना चेहरा दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। म्यूजिक और बिहार मॉडल पर हो पाएगी विपक्ष की एकता? पर जो माहौल बनाया जा रहा है बिहार में, लग रहा है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। नहीं, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन बिहार में हुआ, जिसको मैंडेट के साथ धोखाधड़ी बता रहे थे नड्डा साहब, और वो धोखाधड़ी थी जैसे 17 में हुई थी। तो ये तो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, उसके आधार पे चीज़ों को तय करते हैं। आज उनको ये लग रहा है कि मैंडेट के साथ धोखा हुआ है। दरअसल जनता के साथ हो जा रहा है, चुनती किसी को है। हाँ। बैठ कोई जाता है। वो गोवा, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसमें ना जाए। हाँ। लेकिन बिहार एक टेस्ट केस है, और बिहार आपको अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि दो पार्टियां ऐसी हैं आज की तारीख में, कोई भी 2-3 में से मिल जाती हैं तो सरकार बनती है। और चूंकि वहां एक सरकार बन गई है, उसने शेप ले लिया, और चूंकि बीजेपी अकेली पड़ गई है, इसलिए एक सक्सेसफुल प्रयोग के तौर पे उसको देखा जा रहा है। उसको रेप्लिकेट करना बाकी राज्यों में डिफिकल्ट है। अगर सपा और बसपा मिलकर सरकार बना पाते तो शायद यह ऑपरेशन यहां भी हो पाता, लेकिन भाजपा ने वो मौका उनको वहां नहीं दिया है। इसीलिए बिहार को एक मॉडल राज्य के तौर पे पेश किया जा रहा है, और जिसकी अगुवाई, जिस मुहिम की अगुवाई नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि कोई थर्ड फ्रंट नहीं, जिसकी तरफ अखिलेश यादव कई बार जाते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए क्या बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए मोर्चा खोल दिया है कि नीतीश कुमार, अरे भाई 2 ही सीट जीत पाए थे 2014 में, अब वो सुशासन राज में शासन कौन कर रहा है समझ नहीं आ रहा, जंगल राज की वापसी हो गई, इसीलिए नीतीश कुमार को सीधा निशाने पर लिया जा रहा है। नहीं, तो वेंजेंस के साथ होगा। हाँ। क्योंकि जो सलूक हुआ है बीजेपी के साथ, उन्हें लगेगा कि मेरे साथ बुरा हुआ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लगेगा जो उनकी एलाई थी, जिसके साथ वो चुनाव लड़े थे। तो ये मोर्चा अभी जेपी नड्डा ने संभाल लिया, ऐसा नहीं है। आप याद करिए, थोड़ा पहले ले जाता हूं, रिवाइंड करके देखिए और सबको याद आ जाएगा। जेपी नड्डा पहले भी गए थे, और जिसके जो कहा जाता है कि ट्रिगर पॉइंट था गठबंधन टूटने का, कि उन्होंने कहा रीजनल पार्टियां जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, हम हैं राज करने के लिए, हम करेंगे। उसके पहले अमित शाह कह चुके हैं कि हम 50 साल तक सत्ता पे काबिज रहेंगे। तो
चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, वो वहां जाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे, जो कि वो कर रहे हैं, कि जो बिहार में हुआ वो मैंडेट के साथ धोखा था, धोखाधड़ी थी, और एक अपॉर्चुनिस्ट नेता के तौर पे वो नीतीश कुमार सामने आए। 2024 की तैयारी है ना, मिशन 40। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं 40 की 40 सीटें जीतेंगे। याद दिलाते हैं हमारे बल पर ही 40 में से 39 आई पिछली बार एनडीए गठबंधन को। देखिए, अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जेडीयू के नेताओं ने, उनके शीर्ष नेताओं ने ये बात कही है, आरजेडी के नेता भी कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें 50 सीटें कम कर देनी है। तो पहला टास्क क्या है? और मुझे लगता है कि इस पे सभी लोग कन्विंस हो रहे हैं धीरे धीरे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बाकी रीजनल पार्टियां हो, और जिसको लीड नीतीश कुमार करते दिखाई दे रहे हैं, कि पहले आप नरेंद्र मोदी से आपको मुक्ति पानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति ने जो प्रचंड सत्ता हासिल की हुई है और जो उनकी लोकप्रियता है, उसके सामने विपक्ष कई बार बौना दिखता है। तो बिहार अगर वो काम कर दे, वो वैसा मैंडेट दे दे जो उसने 2015 में दिया था विधानसभा के चुनाव में, और बंगाल थोड़ा ममता बनर्जी के हवाले हो जाए, और उत्तर प्रदेश में जीती 42 में से बीजेपी ने। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके का कोई गठबंधन फिर से शेप ले ले और एक ऐसा माहौल बने कि भाजपा नीचे जा रही है, नरेंद्र मोदी नहीं जीत पाएंगे, तो इसके लिए 50 सीटें कम इसमें बहुत सारे अगर और मगर नहीं हो गए। मैंने कहा तो कि वो इफ्स एंड बट्स बहुत है। हाँ, बीजेपी, माफ कीजिएगा, जो जेडीयू और आरजेडी ने जो बिहार में किया है, उसको बाकी जगह रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में अगर बिहार में जो कर दिया है वो चिंता का सबब होता जा रहा है। अगर चिंता का सबब नहीं होता तो पहले ये मोर्चा अमित शाह ने नहीं संभाला होता, जेपी नड्डा ने। 40 लोकसभा की सीटें हैं, आप समझिए, और वो कई बार इन्फ्लुएंस करता है झारखंड को भी, तो 14 लोकसभा की सीटें वहां हैं, तो 54 तो ये हो गई। तो ये एक ऐसा नंबर है। और देखिए, बीजेपी, मैं बार बार कहता हूं, 24/7 इलेक्शन मशीनरी है। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जिस राज्य में उनकी तूती बोल रही थी उनके गठबंधन की, 40 में से 39 सीटें, एक किशनगंज सीट छोड़ दीजिए, जिसका आपने हवाला दिया, तो सारी सीटें वो जीत चुके थे। तो वो एक ऐसा फॉर्मिडेबल फेस अपना लेकर जाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे आप अपने अभी से सत्ता हथिया ली है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब अपने लिए चुनाव लड़ेंगे तो नीतीश कुमार काम नहीं आएंगे। वो 2015 का जो बोनहोमी दिखता था और जो पॉलिटिकल अर्थमेटिक है, वो काम नहीं आएगा, पॉलिटिकल केमिस्ट्री काम आएगी। और एक संभावित चेहरे को घेरने की भी साफ रणनीति दिखती है, साफ तौर पे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मेरा नाम मुस्कान है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि 2014 से ही लोगों ने भारत जोड़ो फॉलो करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि वो नया ये लेकर आ रही है। लेकिन जब कांग्रेस, सुनने में आया कि कांग्रेस नई आई है। कांग्रेस नई कैसे है? पहले वो आलू से सोना बनाती थी, अब वो आटे को लीटर में तोल रही है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि कैसे हम भरोसा कर ले उनको। ठीक है, अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। सबसे पहले तो बच्चों, व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी के आगे वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी इज्जत उनकी भी करिए। आलू सोना का जवाब सबसे पहले दूंगी। आलू डालो और सोना निकलेगा, ये भाषण मोदी जी ने दिया था, राहुल गांधी जी उसको कोट कर रहे थे। बीजेपी की आईटी सेल ने सेलेक्ट पोर्शन काटा और उसको वायरल कर दिया। असली भाषण मोदी जी ने दिया था, गुजरात में दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मजा आया। पहला सवाल, पहली बात तो थोड़ा सा व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी से आगे अपनी किताबों की इज्जत करिए। दूसरा, यहां पर एक बात बोली गई कि जेएनयू वाले तो तोड़ते ही रहते हैं। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, दोनों ही जेएनयू के प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही का अल्मा माटर जेएनयू है। तो जो व्हाट्सएप पे आपको तोड़ने की बात बताई जाती है, उसके भी आगे थोड़ा देखिए। जेएनयू ने बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा किए हैं, जिन्होंने इस देश का नाम बड़ा किया है, ऊंचा किया है। मेरा अपना मानना है कि ये दोनों लोग भी वहां के अच्छे स्कॉलर्स हैं, आज सार्वजनिक जीवन में है। जेएनयू का जिसने सवाल पूछा था, आपका जवाब ये है। यहां पर एक सवाल पूछा गया, मुझे लगता है रिद्धि ने शायद पूछा कि जो रथ यात्रा निकाली थी अडवाणी जी ने, अडवाणी जी की रथ यात्रा और रथ यात्रा में बहुत अंतर है। ये जो यात्रा है, ये रथ यात्रा से क्यों अंतर है वो मैं आपको समझा देती हूं। मेरा अपना मानना है, और अगर आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, आज महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से, गुर्बत से लोगों का हौसला टूटा है।
कल शाम को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें हम 130 से 132वें स्थान पर चले गए। नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश के नीचे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप लगातार स्लिप कर रहे हैं, तो आंकड़े तो नहीं झुठला सकते। तो लोगों का हौसला टूटा है। हिंदू मुसलमानों को, आदिवासियों को, दलितों को, राज्यों को आपस में, राज्यों को केंद्र से जिस तरह का मनमुटाव है, जिस तरह का लड़ाया जा रहा है, उससे लोगों का विश्वास टूटा और उसको जोड़ने की जरूरत है। 1 मिनट। और इसलिए यह यात्रा अन्य किसी भी यात्रा से, इसमें अंतर है। यहां पर एक सवाल पूछा गया, सुझाव दे दीजिए। सुझाव देने को हम बहुत तैयार हैं और हम हर बार सुझाव देते हैं, लेकिन 8 साल से झुनझुना बजाने तो मोदी जी भी नहीं सत्ता में बिठाए गए थे कि वो झुनझुना बजाएंगे और हम सुझाव देते रहे। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कर देंगे, लेकिन सुझाव हमने लगातार दिए। हमने कहा था कि पैदल मजदूरों को मत चलाइए। हमने कहा था एकदम से लॉकडाउन लगाकर लोगों की आय खत्म हो जाएगी, वो मत कीजिए। हमने कहा था चिलमिलाती धूप में लोग मरने लगेंगे, मत चलाइए, लेकिन इन्होंने लाखों मजदूरों को चलाया। हमने कहा था कोविड के लिए प्रिपेयर रहिए। फरवरी में सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कहा था सुनामी आने वाली है, तब मोदी जी मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे और नमस्ते ट्रंप करा रहे थे, दीदी ओ दीदी कर रहे थे। जब वैक्सीन बनाना चाहिए था देश में, हमने सुझाव बहुत दिए, सुझाव सुनने वालों ने सुझाव नहीं सुने। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बीजेपी कह रही है मिशन 40 हमने शुरू कर दिया है, आप तो सुशासन दे नहीं पाए, जनाधार का अपमान किया, लोगों का अपमान किया और इसका भुगतान करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। देखिए, आपके सवाल कई हैं। मैं पहले अपराजिता जी ने जिन आंकड़ों की चर्चा की है मैं उस पर बात करूंगा। उन्होंने 19 के लोकसभा चुनाव की चर्चा की और 2020 के संबंध में उन्होंने बहुत जानकारी नहीं दी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके साथी कौन कौन थे। जनता दल यूनाइटेड, हम, वीआईपी और एलजेपी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी को छोड़कर, एलजेपी का इस्तेमाल वो दूसरे तरीके से कर रहे थे। जो बाकी दल थे आज वो उनके साथ नहीं। उन्हें 23% के आसपास का वोट आया था लोकसभा चुनाव में और वो घट करके 19.48 के करीब आ गया विधानसभा चुनाव। अब कोई दल उनके साथ नहीं है। अभी 80 बनाम 20 की ये लड़ाई है, क्योंकि आंकड़ों पर ज्यादा उनका यकीन है और आंकड़े यही बताते हैं कि 40 सीटों की बात तो वो नहीं सोचे, दहाई में पहुंचना मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए आसान हो। इसलिए कि अभी भी ऑन रिकॉर्ड उनके पास केवल 17 सीटें हैं और 23 सीटें हम लोगों के पास हैं। तो कुल मिलाकर के उनकी तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। अब दूसरी बात, नहीं 23 सीटें नहीं, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि टोकने ही वाला था। नहीं, मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। हाँ। तो 20 और 80 की ये लड़ाई है, पहली बात। दूसरी बात, यात्राएं बराबर जनता से जोड़ने का एक माध्यम है और बिहार का इतिहास है। 20 वर्षों में अनेक ऐसे कालजयी फैसले हुए, वो इन यात्राओं के बाद जनता से मिले फीडबैक के आधार पर लिए। इसलिए जनता से जुड़ना, और अगर आप आर्काइव में जाएंगे तो पिछले कुछ वर्षों में जितनी भी यात्राएं हुई हैं, उन यात्राओं के बाद राजनीतिक परिदृश्य उस प्रांत या देश का बदला है, चाहे वो आडवाणी जी हो। पर बिहार भी बदल गया है क्या? थोड़े नीतीश कुमार भी बदल गए हैं क्या? अगर जहरीली शराब पीने से मौत होती है, वो कहते हैं शराब पियोगे तो मरोगे ही, विधानसभा में ठहाके लगाते पाए जाते हैं, सुशासन पर सवाल भी हो रहे हैं, तो उनकी अगुवाई पर भी ये सवाल हैं जो पूछ रही हैं अपराजिता सारंगी कि ये बारात लेकर निकले तो हैं, दूल्हा कौन है? इसकी चिंता उन्हें नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर वो याद कर ले, गोवा सेशन जो भारतीय जनता पार्टी का था, वर्किंग कमेटी का, और मोदी जी किस तरीके से अपने गुरु और अपने अनेक समकक्ष साथियों के खिलाफ किस कदर वो मुखर थे और किस तरह से उनको आडवाणी जी से लेकर सुषमा स्वराज के मुकाबले लाया गया, सर्वमान्य तो वो भी नहीं थी, एक रणनीति थी और उसके आधार पर वो सामने आए। इसीलिए अभी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्हें बिहार में जो 40 सीटें,
303 सीटों में 40 सीटें कितनी मायने रखती हैं, और मैं सुकेश जी के इस विश्लेषण से सहमत हूं कि जो झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य है उस पर भी बिहार का असर होगा। पश्चिम बंगाल के नतीजों को भी आप देख लीजिए। अगर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुए तो अंतिम जो चुनाव है वहां विधानसभा चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। तो ये इनकी हवा निकालने के लिए काफी है। सरकार नहीं बनने जा रही है। बिहार तक ही ये मॉडल चलता रहेगा, ये मॉडल आगे भी बढ़ पाएगा। अखिलेश और मायावती नहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, शुभकामनाएं दे दी, वो अलग बात है। हर जगह जो नाम गिनवाए अभी अपराजिता सारंगी ने, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा भी है। अब देखिए अपराजिता जी की व्यवस्था क्या है। उन्हें अपनी चिंता नहीं है कि जो बिहार में 40 मिशन 40 के लिए आए हैं, अपना गृह प्रदेश तो नहीं बचा पाए नड्डा साहब, और किस तरीके के वहां अंतर्द्वंद है और अंतर्विरोध है पार्टी के अंदर। विद्रोहियों ने किस तरह से उनके खिलाफ मोर्चा संभाला, गुजरात के बाहर पूरे देश में इनका प्रदर्शन क्या रहा, इस पर अपराजिता जी नहीं बोलेंगी। कितनी सेलेक्टिव है इसी से समझ लीजिए कि बिहार में इनके पास उन 19.48% वोट है और सामने 80% का विशाल गठजोड़ यहाँ पर खड़ा है। पर बात सिर्फ बिहार की नहीं है ना। एक मिनट मृत्युंजय तिवारी, लड़ाई बिहार की थोड़ा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, एक बात तो अखिलेश प्रताप सिंह बहुत सही कह रहे हैं, जो साथ थे आपके वो अपने ही अब बेगाने हो गए हैं। इस लड़ाई में कैसे जीतिएगा जब अपने ही बेगाने हो जाए। नीतीश कुमार जब आपके साथ थे पाला छोड़कर चले गए और राहुल गांधी कबूल अब उनको हैं। वहीं अब शिवसेना उद्धव ठाकरे आपको छोड़कर चले गए और अब वो राहुल को एक मौन सहमति देते नजर आ रहे हैं। तो जब अपने बेगाने हो गए तो युद्ध कैसे जीतिएगा 2024 का? क्या है, आप कैसे देखते हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा, बाकी कोई साथ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता की सेवा करने के लिए बनी है। आर यू कॉमेडी मी? और प्रधान सेवक के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक सामान्य शौचालय लोगों को नहीं दिया गया था, बिजली का कनेक्शन लोगों को नहीं दिया गया था, हर घर नल से जल नहीं दिया गया था, मकान नहीं, मैं अखिलेश सिंह से चुनौती देता हूं 1947 में रोटी कपड़ा और मकान की बात कांग्रेस ने कही थी। सर अब फिर आप वही बात ले आए जिसके लिए मैंने अखिलेश जी से सवाल पूछा था। 2014 शुक्ला जी, आप अगर आप सुनिए सर, अगर सर आप सारी अच्छी चीजें स्वीकार करते हैं तो बुरी चीजें स्वीकार करने का भी मादा सरकार के तौर पर आपको होना चाहिए। अगर आप इधर ही ले आए हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि पेट्रोल डीजल का रेट क्या है सर? जवाब दे दूं? पेट्रोल डीजल का रेट क्या है सर? महंगाई कहाँ पर है सर? उस पर भी बात करने के लिए तैयार है। नोटबंदी कितनी सफल रही? आपने कहा सारा काला धन जो है वापस आ गया है। उसके बाद आज किस तरीके की रिपोर्ट आ रही देखी है सर आपने? राज्यों में ज्यादा है, काला धन पर भी जवाब देने को तैयार है। आप सरकार, आप एक बात बताइए सर, आप केंद्र में है, आप ये तुलना करेंगे कि राज्यों में महंगाई ज्यादा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जमाने में सर आप ये तुलना करेंगे राज्यों में महंगाई ज्यादा है, केंद्र में फिर जिम्मेदारी आपकी क्या है? कंपनी हमने बंद कराई है। प्रेम शुक्ला एक सेकेंड, 4 लाख सेल कंपनियां हमने बंद कराई है। सर मुझे आप ये बताइए पेट्रोल डीजल के दाम है ज्यादा या नहीं है सर? मेरा ये फंस गया सीएम। राज्यों में राज्य और केंद्र में नहीं बांटना है सर, आप देश चला रहे हैं सर, देश चला रहे हैं आप, देश चला रहे हैं सर। और आप बताइए ना, वैट राज्यों की जिम्मेदारी है कि नहीं? वैट राज्यों की जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो सर यहाँ पर आप ये बात भी कह दीजिए, कल को जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं तो वहां पर भी राज्यों और केंद्र में तुलनात्मक देखिएगा, फिर सिलेंडर अपने कंधों पर सिंबॉलिक तौर पे लेकर मत कीजिएगा प्रदर्शन। समझ गई प्रेम शुक्ला जी, समझ गई और जनता भी समझ गई। ये कर लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है। संबित जी आपसे सवाल पूछिए। सर जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए संबित जी। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ रोजगार के विषय में। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था?
आप अरे भाई रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इश्यू है। आप इस टॉपिक पे क्यों आगे डिबेट? एक सेकंड पंडितों की बात भी करेंगे। गजब टू विवाद। दुल्हा भी सामने आ जाता है समय पर। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है और ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई चेहरे पर आप कितने दिनों तक वो साइनिंग इंडिया अटल जी का भी लोगों ने देखा था, हम लोगों ने 2004 में। तो ये जो गुमान है बीजेपी का कि हम चेहरे के भरोसे हैं, विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, वो समय आने दीजिए, चेहरा भी होगा और जो हमारे पास मुद्दा है विपक्ष के पास, वो मुद्दा सीधे जनता को कनेक्ट कर रही है और जनता आप देख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चेहरे में पेच तो अटकता है ना मृत्युंजय तिवारी। बिहार में तो बड़ा एक कंफर्टेबल आपने चेहरे कर पर लिया। एक मिनट सुनिए ना, और गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है वो बोलते रहे। राहुल गांधी भी चेहरा बन जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी एक पोजिशनिंग कर रहे हैं। ऊपर से आपको आपके नेता को खुश कर दिया, तेजस्वी यादव के बारे में बोल दिया 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरा वो होंगे, तो यहां तो वो पेच सुलझ गया। बाकी अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, जगन, शरद पवार, इतनी लंबी फेहरिस्त है, उनकी महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा? देखिए संदीप जी, जितने लोगों के नाम आपने गिनाए, जितनी पार्टियां, सबका उद्देश्य क्या है? सब बीजेपी के खिलाफ न खड़ी हैं। तो जब हमारा उद्देश्य एक है, हमारा मछली का आंख जिस तरह अर्जुन को दिख रहा था, सबका उद्देश्य है विपक्षी एकजुटता। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर कहा कि हमें कोई पीएम बनने की ख्वाहिश नहीं है, हमें है विपक्ष को एकजुट करना। तो और भारत जोड़ो पर निकले हैं राहुल गांधी, उठा करके भारत जोड़ो पर राहुल गांधी निकले हैं, तो देख लीजिए जनता का उनकी भारत जोड़ो के साथ क्यों नहीं जुड़ेंगे? भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा है। जब कांग्रेस पार्टी भी, जितने भी दल हैं सारे लोग, कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ ही मुहिम चला रही है, हम लोग भी, सब लोग उसी में लगे हुए हैं। तो जो बात आज कह रही हैं, आप बताइए भला कि बिहार में अगर जेडीयू बीजेपी 7 दलों का महागठबंधन है, आप तो बिहार की राजनीति को सुकेश जी भी अच्छी तरह जानते हैं, नब्ज को, क्या यहां पर बीजेपी का आपको लगता है कि खाता भी खुल पाएगा? आदरणीय नड्डा जी बोल रहे हैं जंगल राज। अरे भाई, कौन सा तिलिस्म है बीजेपी के पास? ये सत्ता में आ गए तो मंगल राज और सत्ता से आउट हो गए तो जंगल राज। ये जनता का राज है। नौकरियां किस तरह से दी जा रही है इस सरकार में सबने देखा है, बिहार की जनता ने। नड्डा जी विशेष राज का दर्जा क्यों नहीं दे रहे, ये नहीं बता रहे। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, ये नहीं बता रहे। एक भी राशि नहीं दे भेजी जा रही है केंद्र से, सौतेला व्यवहार हो रहा है बिहार के साथ, इस पर नहीं बोल रहे हैं। तो जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, इसलिए हमें कुछ नहीं कहना है। ये एक बात, सबका उद्देश्य है, सभी विपक्षी पार्टियों का, विपक्ष को एकजुट होगा और इस जन विरोधी सरकार को, गरीब विरोधी सरकार को, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता से बेदखल करके रहेगा। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी को वाजपेयी दिलचस्प ताल ठोकी। ये बात समझ में नहीं आ रही है, इस वजह से मेरा मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि विदेश मंत्री को चाइना की तरफ बात करनी चाहिए, चाइना से आज की डेट में लाल आंख मिला के बात करनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि विदेश मंत्री को चाइना की तरफ बात करनी चाहिए, चाइना से आज की डेट में लाल आंख मिला के बात करनी चाहिए। उस पर क्यों बात नहीं कर रही है भारत की सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय क्यों सो रहा है? एक बात। और दूसरी बात, ये लोग भाजपा के लोग रटी रटाई बात क्यों करते हैं? भाई, हमने तो आपसे परसों भी कहा था, चित्रा जी दूसरे इनके प्रवक्ता थे, कि अगर कोई भी एमओयू में एक शब्द गलत हो, 1,35,00,000 के चंदे में कोई चीज गलत हो, हमें फांसी दे दो। उस चीजों को लेकर के आप भारत की सीमा को क्यों असुरक्षित करते हैं? क्या ये देश इसलिए आप बेच देंगे कि कांग्रेस पार्टी ने 1,35,00,000 रुपया लिया था, या देश आप इसलिए बेच देंगे चीन के हाथों
क्या नाम की MOU कांग्रेस ने साइन कोई किया है? अरे कांग्रेस को फांसी दीजिए, जांच कीजिए, फांसी दीजिए। हर कोई लेकिन जो देश की सुरक्षा है होता भैया, कांग्रेस में अगर बहुत, अरे आप बिकाऊ नहीं, आप तो टके टके के बिके हुए हो, अंग्रेजों के बिके हुए दलाल हो, ये देखिए 60 रुपए की पेंशन लेने वाले दलाल हो, मुस्लिम लीग के बिके हुए दलाल हो। हम 40-40 जीतने वाले हैं। संदीप जी, बीजेपी जो कह रही है वो उन्होंने करके भी दिखाया है। पिछली बार 39 सीटें जीते हैं ना एनडीए, 40 में से 39 मतलब 99% मार्क्स आए हैं। और वही अब तय कर रही है कि अब की बार हम डिस्टिंक्शन भी लाएंगे, 100% मार्क भी लाएंगे। 2015 में जब यही लोग साथ आए थे तो 53 सीटों पर 242 में से 53 पर सिमट गई थी बीजेपी। ये भी एक हकीकत। बिल्कुल ठीक है, लेकिन टारगेट फिक्स करने में कोई बुराई है क्या? भाई हम 100% मार्क लाएंगे और उसकी तैयारी अगर शुरू कर दी है तो उसमें क्या बुराई है? अच्छा, तैयारी में आप भी हैं क्या? जेपी नड्डा तो ये कह रहे थे हम अकेले हैं, हम बिहार में अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ रहे हैं। अकेले लड़ने के बाद भी पिछली बार भी सीटें दी हैं, इस बार भी देंगे। अकेले लड़े, अपनी पार्टी की जितनी सीटें मिलेंगे उस पर अकेले लड़ेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि वाजपेयी साहब वो अनुमान बना देते हैं, आप विपक्ष की लंका में आग लगाने का काम करते रहते हैं, वो आपको अपना मानते भी नहीं। ये तो चश्मे का नजरिया जो है वो अपना अपना है। हमारी पार्टी अपनी अपनी झंडा, अपना संविधान, अपने कैडर, हमको जितनी सीटें मिली हमने लड़ा, कितनी जीते कितनी नहीं जीते वो भी सबके सामने है। नहीं, आपको तो कुछ दिया ही नहीं, आप अपने हिसाब से लड़े, इस बार भी अपने हिसाब से लड़ेंगे। लार्जर इशू पे आते हैं, लार्जर इशू पे ये आते हैं कि लालू का राज रहा 15 साल और उसके बाद रहा नीतीश बाबू का राज। ये कहाँ पहुंच गए, बिहार कहाँ पहुंचा है? ये तो आंकड़े ही बताएंगे ना, जो आप आंकड़ों के, आपको ज्यादा रिकॉर्ड होता है आपके पास। नीति आयोग का मैंने अभी देखा था, कहाँ पहुंच गए बिहार, इसका जवाब कौन देगा? जो अभी ये बिहार मॉडल की जो बात हो रही है, एकता तक नहीं, बिहार पहुंचा कहा 30, 32, 35 साल में, इसका जवाब नीति आयोग ने और ये बिहार की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति को कहाँ लेकर जाती दिखाई दे रही है? नहीं है, ये नहीं चलने वाला, ये प्रयोग चलने वाला पहले तो होना नहीं है, और अगर हो भी जाए तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि विकास वर्सेस आएगा। तो अगर बिहार तक आओगे तो विकास वर्सेस जंगल राज पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसको कैसे करोगे? तो ये राहुल गांधी भारत जोड़ो पर निकले हैं और विपक्ष जोड़ो पर नीतीश निकले हैं, ये कुछ नहीं होने वाला। ये प्रयास ये करते रहे, प्रयास, विकास का जवाब देना पड़ेगा, करप्शन के खिलाफ लड़ाई का जवाब देना पड़ेगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पे भी मोहर लगा दी, मतलब हर काम तो पक्के सबूत के तौर पे शराब पर मोहर लगा दी क्या? देखिए संदीप भाई, मुझे लगता है कि पूरे देश को अगर भ्रम में किसी ने रखा है तो माननीय मोदी साहब ने रखा है, और भ्रम के चश्मे इतने चढ़ाए हैं कि जनता चश्मे ही बदलते जा रही। 15 लाख से लेकर स्मार्ट सिटी से लेकर और बुलेट ट्रेन से लेकर और काले धन से लेकर और नोटबंदी से लेकर और पता नहीं कौन कौन से चश्मे भ्रम के चढ़ा दिए झूठ के विश्व गुरु में। खैर, अब आते हैं यूपीए वर्सेस एनडीए। 2014 में एनडीए में 48 घटक दल थे, आज उसमें से कोई इक्का दुक्का बचा होगा, शायद बाकी सब छोड़ के ज्यादा नहीं बता दिया आपने। 48 नहीं भाई साहब, छोटे बड़े आप सब काउंट 21 तक गणित हमने किया था, 23 थे वाजपेयी साहब के जमाने में। 26 तो ऐसे थे जिनके अपने 26 तो ऐसे थे, 4 दर्जन थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा। नॉर्थ ईस्ट के आप सारे जोड़ लीजिए, लगभग 26 तो ऐसे थे जिनके एमएलए एमपी थे, बाकी ऐसे थे जिनका कुछ नहीं था। खैर, अकाली से लेकर शिवसेना से लेकर सब छोड़कर भाग गए। और ये जो पूरी एक्सरसाइज चल रही है ना, इस सरकार को गवर्नमेंट से, गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं, सत्ता को कैसे हथियाया जाए। इलेक्शन कमीशन इनका है, राज्यों में अगर डीएम और सीएम इनका है तो 2024 की वो तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र में जो सरकार गिराई गई उसका सीधा सीधा मतलब था कि 48 एमपी आते हैं वहां से, सुपड़ा साफ होना था। आज इलेक्शन कमीशन डीएम और सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है, 40 सीटों के साथ 68 में से हिमाचल में आप सरकार कैसे बना पाते हैं? अगर इनको यही खेल करना होता तो हिमाचल में भी आपकी सरकार ना बनने देते। संदीप भाई, मैं फिर कहूंगा, अगर इतने दिमाग से ना चले तो आप ये सवाल ही मेरे से नहीं पूछते। आप 2019 और 2014 पूरा उठा लीजिए, 2 आपको पूरे मिलेंगे। जिस राज्य में हिंदू मुस्लिम हो गया वहां बीजेपी जीत गई, पंजाब में नहीं हुआ, नहीं जीते, साउथ इंडिया में नहीं हुआ, नहीं जीते। दूसरा कैलकुलेशन, जहां डीएम और सीएम इनके हैं,
इसके अलावा तीसरा कोई राज्य बता दीजिए। और जहां पर ये हारे वहां पर 2024 के लिए मैं फिर वापस आता हूं। ये 2024 का ऑपरेशन कमल शुरू हो गया। और बिहार के एमएलए सतर्क हो जाएं। आज के और तमाम जो भाषण आ रहे हैं उनको बिहार की जनता से, बिहार की सत्ता से कोई लेना देना नहीं। 39 सीटें हैं, 39 सीटों पर नजर है कि डीएम और सीएम हमारा होना चाहिए। नहीं तो एकनाथ शिंदे बीजेपी सीएम बनाएगी क्या? अब सारे उल्टे पुल्टे काम एकनाथ शिंदे से होंगे वहां पर। और उसके बाद 2024 में सरकार बना के उसको उखाड़ के और डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। मेरी बात को याद रखना। अरे तो सबका साथ तो है, लेकिन मोदी जी का ही साथ नहीं है देश के विकास के लिए, तो फिर क्या कर सकते हैं? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तो थोड़ा सा कभी आए आगे, एक प्रेस वार्ता ही कर दे, शांति की अपील कर दे, देश की स्थिति परिस्थिति देख के उसके बाद इसलिए यात्रा भी निकाले। प्रयास इसी के जरिए देश आगे बढ़ेगा और बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो दिक्कत किस बात की है? अरे तो सबका साथ तो है, लेकिन मोदी जी का ही साथ नहीं है देश के विकास के लिए, तो फिर क्या कर सकते हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तो थोड़ा सा कभी आए आगे, एक प्रेस वार्ता ही कर दे, शांति की अपील कर दे, देश की स्थिति परिस्थिति देख के उसके बाद स्नेह यात्रा भी निकाले, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये स्नेह यात्रा नहीं है, ये वोटों के लिए यात्रा है। ये इनका स्नेह सिर्फ वोट से है और कोई जात और धर्म, मैं तो हमेशा बोलती हूँ ना, मैंने हमेशा आज तक पे कहा है कि जात धर्म का धंधा बनाने का काम तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नहीं, अभी और सुनिए। और मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता और आदरणीय सांसद महोदय बैठे हुए हैं, आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की क्या? और अगर आप इतने ही हिंदुओं के हितैषी हैं तो मुझे बता दीजिए कि क्यों मध्य प्रदेश के अंदर एक हिंदू की हत्या कर दी जाती है विश्व हिंदू परिषद के गुंडों के द्वारा, जो कि पलट के आपको दिखाया जाएगा आईना राजस्थान का साधना भारती। पलट के फिर आपको राजस्थान का आईना दिखाया जाएगा। नहीं, मैं आईना नहीं दिखाने नहीं, जब एक उंगली अगर आप दूसरों पर उठाएंगे तो 3 उंगलियां खुद आपके ऊपर इशारा करेंगी ना। तेरा तो गेम बचाना। मैं आपसे मुखातिब अरे भारती जी, आप मेरे डिबेट शो में आई हैं। साधना भारती, आप मेरे डिबेट शो में आई हैं। आप मुखातिब तभी होंगी जब आपका सवाल लेकर मैं उधर जाऊंगी। मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए ना साधना भारती जी। आईना तो आप दिखाइएगा राजस्थान की भी तो बात कर लीजिए। उनसे एक सवाल तो पूछ लूं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे।